क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहक को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देता है। इस लेन देन में वह वस्तु पर 36% का लाभ कमाता है। यदि खुदरा विक्रेता की वस्तु की कीमत 4200 है तो अंकित मूल्य क्या है? तो प्रश्न में हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि 36% की छूट दी जा रही है, तो यहाँ पर इस प्रतिशत को हम बदलेंगे भिन्न में, तो हमें लिखना होगा 36/100। जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9/25। 4 के पहाड़े से काटी गई है ये दोनों संख्याएं 36 और 100 को, तो यहाँ पर 36% आ गया है 9/25 के बराबर। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर बट्टे में लिखा हुआ है 25, तो इसको तो मानेंगे हम अंकित मूल्य, क्योंकि यहाँ पर छूट दी जा रही है ना, तो छूट तो अंकित मूल्य पर दी जाएगी। तो 25 यूनिट को हमने अंकित मूल्य मान लिया है। छूट कितने की दी गई है? 36% की दी गई है। तो 25 का अगर 36% निकाला जाएगा तो वो 9 के बराबर होगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर अंकित मूल्य हमने यहाँ पर 25 यूनिट माना है और 36% की छूट देनी है, तो यहाँ पर 9 यूनिट की छूट दी जाएगी। तो 25 यूनिट में अगर 9 यूनिट की छूट दी जाएगी तो फिर वस्तु को बेचा कितने में जाएगा? 16 यूनिट में बेचा जाएगा, क्योंकि 25 में से 9 घटाया जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये समझिए कि जो यहाँ पर 36% की छूट दी गई थी, उससे हमने क्या किया? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में संबंध निकाल लिया है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि इस लेन देन में वह वस्तु पर 36% का लाभ कमाता है। तो आपको पता है कि 36% जो होता है वो किसके बराबर होता है? 9/25 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर लाभ दिया हुआ है, तो बट्टे में जो 25 लिखा हुआ है इसको तो हम मानेंगे क्रय मूल्य, और 25 का 36% होता है 9 के बराबर। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ पर 9 यूनिट का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और 9 यूनिट का लाभ तभी हो सकता है जब 25 यूनिट की वस्तु है और उसको बेचा कितने में जाए। अगर 25 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 34 आएगा। यानी कि 25 यूनिट की वस्तु को बेचा कितने में जाए? 34 यूनिट में बेचा जाए। तो उस स्थिति में लाभ होगा कितना? 36% का लाभ होगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो तो 16 यूनिट लिखा हुआ है और यहाँ पर 34 यूनिट लिखा हुआ है, लेकिन ये वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसको कैसे बराबर किया जाए, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें किससे गुणा करना चाहिए। अगर हम 16 में 17 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर 34 में 8 से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू बराबर आ जाएगी। कैसे आएगी ये आपको पता होना चाहिए। 16 का गुणा अगर 17 से किया जाएगा तो कितना आएगा? आपको पता है 17 कितना होता है? 102 होता है। यहाँ पर आ जाएगा 10। 17 का गुणा 1 से किया जाएगा 17 ही आएगा, और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 27। तो यहाँ पर 16 गुणा 17 कितना आएगा? 272 आएगा। और आप 34 गुणा 8 भी करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने 34 में 8 किया, 8 का गुणा किया है, और ये इसलिए किया है क्योंकि विक्रय मूल्य जो है वो बराबर आ जाए। तो 8 चौक 32 होगा, 8 दिया 24, 24 में 3 जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा ये 272। तो अब आप ये समझ गए हो कि यहाँ पर विक्रय मूल्य को हमें बराबर करना था, तो हमने 16 में तो 17 का गुणा कर दिया, 34 में 8 का गुणा कर दिया। आप अगर लैसे लोगे तो लैसे से भी आप यहाँ पर समझ पाओगे कि यहाँ पर हमें किस किस संख्या का गुणा करना है। तो यहाँ पर हमने अगर 17 का गुणा कर ही दिया है 16 में, तो यहाँ पर 25 में भी हमें, 16 में हमने 17 का गुणा किया है तो 25 में हमें 17 का ही गुणा करना होगा। 34 में 8 का गुणा किया है तो 25 में भी यहाँ पर 8 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 25 गुणा 8 करने पर तो कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। 34 गुणा 8 करने पर 272 आ रहा है। 25 गुणा 17 कर हम देखते हैं कि कितना आएगा। तो आपको पता है कि 17 पंच 85 होता है, और 17 दूनी 34, 34 में 8 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 42, और ये संख्या क्या आएगी? 425 आएगी। तो अब आप यहाँ पर ये समझ जाइए कि यहाँ पर कितना आएगा? 425 आएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 200 यूनिट है। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 272 यूनिट है। और अंकित मूल्य कितना है? 425 यूनिट है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर लिखते हैं मार्केट प्राइस। आपको पता है कॉस्ट प्राइस 200 है, सेलिंग प्राइस कितना है ये भी आपको पता है 272, और ये भी आपको पता है कि ये तो 425 के बराबर है। अब प्रश्न में जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है? खुदरा विक्रेता की वस्तु की जो कीमत है, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो तो कितना है? 4200 है, और ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 200 यूनिट की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है, और ये किसके बराबर है? 4200 रुपये के बराबर है। और हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? अंकित मूल्य की। तो हमें 425 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 200 में गुणा तो 21 का ही किया होगा, तभी तो 4200 आया है। तो 425 में भी हम 21 का ही गुणा करेंगे और पता लगाते हैं कि
अंकित मूल्य कितना आएगा। तो 425 में अगर 21 का गुणा किया जाएगा तो 21 पंच कितना होता है, 105 होता है, ये आपको पता है। 21 दूनी 42 होता है, 42 में 10 जोड़ा जाएगा तो 52 आएगा। तो यहाँ पर हासिल आ जाएगी 5 की, और 21 गुणा 4 करेंगे तो 84 आएगा, 84 में 5 जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये संख्या आएगी वो क्या आएगी, 8,925 रुपये आएगी। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 8,925 रुपये है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और श्याम इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह साथ मिलकर 4 दिन काम करते हैं तो कुल कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि राम किसी कार्य को पूरा कर सकता है 10 दिन में, और श्याम इसी कार्य को अगर पूरा करेगा तो शाम को 15 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कुल कार्य कितना होगा। अगर 10 और 15 का लैसे लिया जाएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 30 यूनिट कुल कार्य है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, दक्षता निकालेंगे, क्योंकि दक्षता से हमें ये पता लगेगा कि राम और श्याम जो है ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। तो दक्षता कैसे निकाली जाएगी, हमें दक्षता में ये निकालना होता है कि एक दिन में कितना कार्य ये कर सकते हैं। तो आपको पता है कि 30 यूनिट कुल कार्य है, और इस कुल कार्य को करने में राम को तो 10 दिन का समय लगता है। तो राम फिर एक दिन में कितना कार्य करता होगा, 30 में हमें 10 से भाग देना होगा। 30 यूनिट कुल कार्य है और 10 दिन का समय लग रहा है। 30 यूनिट में अगर 10 से भाग दिया जाएगा तो हमें ये पता लगेगा कि राम जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो राम की जो दक्षता आएगी वो आएगी 3 यूनिट प्रतिदिन, यानी कि जो राम है वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। इसी प्रकार हम श्याम की दक्षता भी निकाल सकते हैं। पता है हमको कि 30 यूनिट कुल कार्य है और इस कुल कार्य को करने में ही श्याम को 15 दिन का समय लग रहा है। तो यहाँ पर हम 15 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यूनिट प्रतिदिन, यानी कि जो श्याम है वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है। अब प्रश्न में तो ये दिया हुआ है कि दोनों ने मिलकर कार्य किया, वे साथ मिलकर कार्य करते हैं और 4 दिन काम करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि राम और श्याम अगर कार्य करें तो एक दिन में ये कितना कार्य कर सकते हैं। ये तो हमें इनकी दक्षता से पता लग ही रहा है कि राम तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है और श्याम एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है, और कुल मिलाकर कितना काम कर सकते हैं ये एक दिन में, 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 यूनिट, यानी कि राम और श्याम मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर लेंगे। अगर एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर लेंगे तो फिर 4 दिन तक वह कार्य साथ में ही कर रहे हैं, तो 4 दिन तक कार्य कितना कर लेंगे, 20 यूनिट कार्य कर लेंगे। जब एक दिन में 5 यूनिट कार्य हो रहा है तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 20 यूनिट कार्य हो जाएगा। अब कार्य बचेगा कितना, आप यहाँ पर देखिए कि 30 यूनिट कार्य करना था लेकिन 4 दिन में तो 20 यूनिट कार्य ही हो पाया है, तो 10 यूनिट कार्य जो है वो अभी शेष बचा है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो कुल कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, तो हमें जो आंसर देना है वो भिन्न में देना है। तो अब आप ये देखिए कि जो कार्य बचा है वो कितना बचा है, 10 यूनिट बचा है, क्योंकि 4 दिन तक 20 यूनिट कार्य तो हो ही चुका है और करना है 30 यूनिट कार्य, तो 10 यूनिट कार्य शेष बचा है। लेकिन हमें ये बताना है कि कुल कार्य का कितना भाग शेष रह गया है। तो 10 यूनिट शेष बचा है लेकिन भिन्न में आंसर निकालना है, तो बट्टे में हमें कुल कार्य लिखना होगा और हम यहाँ से आंसर निकालेंगे कि 1/3 कार्य शेष बचा है। कुल कार्य का 1/3 भाग शेष बचा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम 15% के लाभ पर श्याम को एक वस्तु बेचता है और श्याम इस वस्तु को मोहन को 12% के लाभ पर बेचता है। अगर मोहन 322 रुपये का भुगतान करता है तो बताइए राम के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति है, राम है, श्याम है और तीसरा व्यक्ति कौन है, मोहन। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि राम ने एक वस्तु खरीदी है और उस वस्तु को खरीद लिया है राम ने 100 रुपये में, या फिर आप मान सकते हो कि 100 यूनिट में राम ने उस वस्तु को खरीदा है। लेकिन फिर राम ने क्या किया, उस वस्तु को श्याम को बेच दिया और कितने परसेंट लाभ पर, 15% लाभ पर श्याम को बेचा है। तो राम ने अगर उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है और 15% लाभ पर शाम को बेचा है, तो शाम ने उस वस्तु को राम से कितने में खरीदा होगा, 115 रुपये में खरीदा होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है। तो 15% का लाभ तो तभी हो सकता है राम को जब राम 100 रुपये में खरीदी गई वस्तु को 115 रुपये में बेचे। तो यहाँ पर अब आगे दिया हुआ है कि शाम भी क्या करता है, इस वस्तु को ही आगे बेच देता है। और किसको बेचता है, ये मोहन को बेचता है। और कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 12% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ
पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कितने परसेंट लाभ पर बेचना है, 12% लाभ पर बेचना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो 115 का 12% निकालते हैं, जिससे कि हमें ये पता लगे कि लाभ कितने का हो रहा है। तो 115 का हम 12% निकाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आप देखिए कि 115 और ये 100 है, तो 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 20 और यहाँ पर आएगा 23। अब 4 के पहाड़े से यहाँ पर 12 और 20 को काटा जा सकता है। तो यहाँ पर 12 कट जाएगा 3 बार और यहाँ पर 20 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो 23 का गुणा 3 से होगा तो कितना आएगा, 69 आएगा। और 69 में हमें 5 से भाग भी देना है। तो यहाँ पर हम जल्दी से भाग दे लेते हैं। 5 एकम 5 होगा और यहाँ पर आएगा 5 दिया 15 और 5 अट्ठू 40। तो यहाँ पर जो लाभ आएगा वो कितना आएगा, 13.8 रुपये का लाभ आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो श्याम है उसने वस्तु को खरीदा था 115 रुपये में, लेकिन जब वह मोहन को बेच रहा है तो लाभ कितना कमा रहा है, 13.8 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी कि 12% का लाभ कमा रहा है। तो मोहन ने उस वस्तु को श्याम से कितने में खरीदा होगा, तो 115 में हम 13.8 रुपये जोड़ देंगे। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 8 और 5 और 3 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये 1। तो जो मोहन है उसने कितने रुपए में इस वस्तु को खरीदा है, 128.8 रुपये में खरीदा है। और श्याम ने उस वस्तु को मोहन को कितने में बेचा है, 12% लाभ पर बेचा है, 13.8 रुपये का लाभ हुआ है। और वस्तु यहाँ पर कितने रुपए की बेची गई है, 128.8 रुपये में बेची गई है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो मोहन ने भुगतान किया है उस वस्तु के लिए कितने रुपए का भुगतान किया है, 322 रुपये का भुगतान किया है। लेकिन यहाँ पर जो हमने यहाँ पर वैल्यू मानी थी 100 यूनिट, उसके अनुसार हमने यहाँ पर जो निकाला है कि मोहन ने कितने रुपए का भुगतान किया है, 128.8 रुपये का भुगतान किया है, यानी कि 128.8 यूनिट का भुगतान किया है। लेकिन वास्तव में ये वैल्यू किसके बराबर है, 322 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि जो 128.8 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 128.8 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है। आप यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो किसके बराबर है, 322 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू तो निकालनी ही होगी। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 322 बट्टे 128.8। लेकिन हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, हमें यहाँ पर पता लगाना है कि राम के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या था। तो राम ने तो उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 100 यूनिट में खरीदा था। तो जब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ ही जाएगी तो हमें यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 1 यूनिट में हमें 100 से गुणा करना होगा। तो आइए अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो हमें ये पता है कि जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, 322 बट्टा 128.8 के बराबर है। लेकिन 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 100 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10। तो ये यहाँ से कट जाएगा 4 बार और फिर 4 से यहाँ पर ये 100 कटेगा कितनी बार, 25 बार। और 25 का गुणा अगर 10 से किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 250 रुपये। तो राम के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या था, यानी कि राम ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 250 रुपये में खरीदा था। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ऐसा है कि विक्रेता जो है वो लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का भिन्न रूप क्या होगा, 20/100 होगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/5 के बराबर आ जाएगा। तो 20% का भिन्न रूप क्या होता है, 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं क्रय मूल्य और यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर जो ये लाभ दिया हुआ है 20% ये लागत मूल्य पर दिया हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य पर दिया हुआ है। तो बट्टे में जो 5 लिखा हुआ है इसको तो हम क्रय मूल्य मानेंगे, लेकिन यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है तो 5 का 20% होता है 1 के बराबर। तो अगर यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट है तो 1 यूनिट का यहाँ पर लाभ होगा, तो वस्तु को बेचा जाएगा 6 यूनिट में। तभी
तो यहाँ पर 1 यूनिट का लाभ हो सकता है ना, जब यहाँ पर विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से 1 यूनिट ज़्यादा हो। तो यहाँ पर इतना समझ में तो आ गया है कि क्रय मूल्य 5 यूनिट हमें लिखना है और विक्रय मूल्य हमें 6 यूनिट लिखना है। तो प्रश्न में तो पूछा गया है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो प्रश्न में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि प्रश्न में पूछा गया है कि विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि विक्रय मूल्य कितना है, 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। और क्रय मूल्य कितना है, 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया है, 6/5 आ गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 6/5, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्षों और 6 वर्षों के साधारण ब्याज में जो अंतर है वो कितना है, 26 रुपये का अंतर है। तो वह धनराशि क्या है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है, 100 यूनिट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो दर दी हुई है वो तो कितनी है, 8% है, वार्षिक दर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो समय दिया हुआ है वो 5 वर्ष का भी दिया हुआ है और 6 वर्ष का भी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है और 6 वर्षों का भी साधारण ब्याज निकालना है। और दोनों के बीच में जब हम अंतर देखेंगे तो वो अंतर कितने का है, 26 रुपये का अंतर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो निकालते हैं कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, और फिर हम यहाँ पर ये भी निकालेंगे कि 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि जो दर है वो 8% दी हुई है और ये वार्षिक दर है। तो 1 वर्ष का ब्याज तो 8 रुपये ही हो जाएगा, क्योंकि मूलधन यहाँ पर अगर 100 रुपये माना है या फिर 100 यूनिट माना है तो उस स्थिति में 1 वर्ष का ब्याज तो यहाँ पर 8 यूनिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें 5 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज है तो हर वर्ष के लिए जो ब्याज होगा वो 8 यूनिट ही होगा। अगर हर वर्ष के लिए ब्याज 8 यूनिट होगा तो फिर 5 वर्ष का ब्याज अगर हमें निकालना है तो 8 में हम 5 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40 यूनिट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है कि 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 40 यूनिट हो जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए कि हमें 6 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है, तो यहाँ पर दर तो 8% ही है, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज तो 8 यूनिट ही है। और 6 वर्ष का निकालना है तो हम 6 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हर वर्ष के लिए जो ब्याज होगा वो 8 यूनिट ही होगा। तो 8 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 48 यूनिट। तो आपको ये समझ में आ गया कि 5 वर्षों का ब्याज तो कितना है, 40 यूनिट है, और 6 वर्षों का ब्याज कितना है, 48 यूनिट है। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 8 यूनिट का अंतर है। यहाँ पर 6 वर्ष का जो ब्याज है वो 48 यूनिट है और 5 वर्षों का जो ब्याज है वो 40 यूनिट है। तो ब्याज में जो अंतर है अगर हम यूनिट में देखें तो 8 यूनिट के बराबर है, लेकिन प्रश्न के अनुसार तो ये किसके बराबर है, 26 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगी, 26/8 के बराबर आएगी। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 26/8 रुपये। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि वह धनराशि क्या है, यानी कि हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि मूलधन क्या है। तो मूलधन तो यहाँ पर हमने 100 यूनिट माना है। जब 1 यूनिट बराबर आ गया है 26/8, तो 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें 1 यूनिट में यानी कि 26/8 में 100 से गुणा करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर ये 8 है और ये 100 है, तो 4 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 25। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 के पहाड़े से यहाँ पर 26 को भी काटा जा सकता है और ये कटेगा 13 बार। अब हमें क्या करना होगा, 25 गुणा 13 करना होगा, जिससे कि हमें ये पता लगे कि आंसर क्या होगा। तो 25 गुणा 13 करेंगे तो कितना आएगा, 13 पंच 65 होगा, 13 दूने 26, 26 में 6 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, ये आपको पता है कि यहाँ पर आंसर ही क्या आ जाएगा, 325 रुपये आएगा। प्रश्न में पूछा गया था कि धनराशि क्या है, यानी कि मूलधन क्या है, तो मूलधन यहाँ पर आया है 325 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।